शर्मा हूँ। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट और सत्य हिंदी के जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत करना चाहूंगी। हम बात करेंगे आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो लगातार पिछले 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और जो स्थिति वक्त बनी हुई है वो बेहद गंभीर है, तनावपूर्ण है। इस बीच 7 सितंबर को फायरिंग की खबर आई और ये आपको बता दें कि पहली बार हो रहा है 1975 के बाद कि गोली चली हो एलएसी पर। हालांकि भारत और चीन दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये इनिशिएट दूसरे फोर्सेस ने किया है। चीन की तरफ से भी काफी सारे इस तरह के तेज बयान आए, लेकिन भारत ने साफ कहा कि भारत के जो भी इस वक्त ट्रूप्स हैं वो अपनी पोजीशंस पर है। ईस्टर्न लद्दाख के इस हम जब सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो की बात करते हैं और गोली जो है वो चीनियों की तरफ से चलाई गई थी। इन तमाम मुद्दों पर और इस वक्त खबर ये भी आ रही है कि रिजांगला में जो नॉर्दर्न एरिया है रिजांगला का, सदर्न बैंक ऑफ पैंगोंग सो से बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, शायद 10 से 12 किलोमीटर की होगी। वहां पर बहुत क्लोज कॉन्फ्रंटेशन की स्थिति है। 100 से 200 मीटर के अंदर जो है भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने खड़े हैं। तो इन सब पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरुण सहगल साहब, जो दिल्ली पॉलिसी ग्रुप के सीनियर फेलो हैं। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर सहगल साहब जुड़ने के लिए। और साथ ही सुहासिनी हैदर, आप द हिंदू अखबार की नेशनल एडिटर हैं और कूटनीतिक संपादक भी हैं। और याद हो कि थर्सडे को इस वक्त जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी मॉस्को में मुलाकात होनी है चीन में अपने जो काउंटर पार्ट है उनके साथ एससीओ के तहत। जो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीरज बाली, फजल कुदूर, शुभम सिन्हा, विकास कुमार, आप सबका भी स्वागत करूंगी मैं। सबसे पहले अगर मैं ब्रिगेडियर सहगल साहब आपसे शुरू कर सकूं, ये जो खबरें आ रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि इट्स अ फास्ट डाउनवर्ड स्पाइरल दैट इज हैपनिंग? क्या तेजी से बिगड़ रहे हैं हालात? बिल्कुल जी, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और चीन अब बरकरार हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। जो भी चीन की हरकतें हैं वो एक तरह से हमारे को उकसाने की कोशिश करी जा रही है ताकि स्थिति बिगड़े और माहौल ऐसा बने कि जिस माहौल के अंदर वो एक तरह से फायरिंग या लिमिटेड एक्शन, जिसको हम कहते हैं लिमिटेड हॉस्टाइल एक्शन, ले सके। और ताकि जो उनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो भी ये कार्रवाई यहाँ पे हो रही है, जो भी ये हम देख रहे हैं, उसका वो पूरा का पूरा दोष जो है हिंदुस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर डालना चाहते हैं और अपने आप को एक तरह से कि हमने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ ये इंडिया की प्रोवोकेशन थी, इंडिया का एक्शन था, इंडिया ने ये किया, इंडिया ने साउथ बैंक के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वो ये जो है अपने आप को वो गलत ना समझते हुए वो सारा ब्लेम इंडिया के ऊपर डाल रहे हैं। तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और एक तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है। और ये माहौल, ये नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि एक लड़ाई का माहौल बन रहा है, पर माहौल इस तरह से बन रहा है कि जो है हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री की पेशेंस को टेस्ट करने का माहौल बनाया जा रहा है। और वो देखना चाहते हैं कि कितनी मजबूत कड़ी है हमारी, और अगर वो टूटेगी तो फिर वो टूटने का ब्लेम जो है हमारे ऊपर डालेंगे। सर, इसके लिए क्या एक और ट्रिगर ये भी रहा कि पिछले दिनों में जो खबरें आई कि सदर्न बैंक के खास करके जो ऊपरी पोजीशंस हैं, क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं, भारत ने वहां पर ट्रूप्स बकायदा वापस से जो है डिप्लॉयमेंट वगैरह किए हैं? देखिए, बाय एंड लार्ज अब तो हमारी जो स्थिति रही है कि हम जो अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोल करते थे, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ हमें मालूम है, हम वहाँ के पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक कंट्रोल करते थे। हम वहाँ पे जाके कोई पोजीशन नहीं अख्तियार करते थे, पर चीन ने वो सब बदली कर दिया। पिछले 4 महीने में चीन 7-8 जगह पे अंदर आ चुका है। आप लोग सब जानते हो, मैं उनको बताना नहीं चाहता। तो इस इलाके के अंदर जो हमने 30, 29, 30 और 31 को किया, वो हमने जाके अपनी फॉरवर्ड लोकेशन जो इंडिया की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विद इन आती है, हमारी एलएसी के अंदर आती है, हमने उनको ऑक्युपाई किया। उनकी ऑक्यूपेशन से क्या हुआ है कि सडनली जो है चीन को पता लगा कि उसकी जितनी भी डिप्लॉयमेंट साउथर्न बैंक को छोड़कर जो भी नॉर्दर्न बैंक में भी है और फिंगर 4, फिंगर 5 वो उस इलाके की भी है, वो हमारी डोमिनेशन में आ गई। मैं जैसे जिक्र कर रहा था, डोमिनेशन का 2 मतलब होते हैं। एक होता है डोमिनेशन बाय फायर, एक होता है डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन।
पहले हमारी सिर्फ डोमिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन थी। हम सैटेलाइट भेजते थे, हम यूएवी भेजते थे, कई हमारे पास तरीके हैं, पोसाइडन हवाई जहाज उड़ता था ऊपर, वो जाके ले आता था। परंतु अभी फिजिकल ऑक्यूपेशन के पास हमारे पास 24/7 ऑब्जर्वेशन, देखने की क्षमता और देख के फायर करने की क्षमता दोनों बढ़ गई है। और ये एक तरह से जो है टैक्टिकली देखने के लिए, स्ट्रेटेजिक नहीं है इसके अंदर कोई, ये टैक्टिकली जो हुआ है, ये इलाका जो आज तक चीन डोमिनेट करता आ रहा था, वो इलाका टोटल 100% कॉम्प्रोमाइज हो गया है और इंडिया के कॉम्प्रोमाइज हुआ है इंडिया की फेवर में। और ये एक बहुत बड़ी चपट है जो वेस्टर्न थिएटर कमांड के ऊपर और जो चाइनीज सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और उनके जनरल्स के ऊपर, वो इस तरह ये मूव को देख के काफी उनको बड़ा गुस्सा है उनके मन में। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये टैक्टिकल पोजीशनिंग है, इसमें एडवांटेजेस भारत के लिए है। सुहासिनी, पिछले कुछ वक्त से लगातार हम देख रहे हैं बातचीत का दौर चल रहा है, वो मिलिट्री लेवल की बातचीत हो, सैन्य स्तर की हो या कूटनीतिक स्तर की हो। अभी रक्षा मंत्री की भी मुलाकात हुई थी चीनी रक्षा मंत्री के साथ में हाल में। क्या वजह है और सेंस क्या आ रहा है गवर्नमेंट में, ये अग्रेशन और बढ़ रहा है या ये जो अपिंग द एंटे है ये पोस्चरिंग है? देखिए, आप अगर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के ही शब्द आप सुन ले, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है, ये बहुत सीरियस इशू है, उन्होंने कल मंडे शाम को कहा था। तो मुझे लगता है कि सरकार के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग अब बन रही है कि जिस तरह से ये इशू को ले रहे थे, शायद अब इसका अंत इस तरह से नहीं होगा कि बस जो पहले था वो उस पे वापस जा सकते हैं। मतलब डिप्लोमेटिकली भी स्टेटस को एंटी अब हमारे बहुत पीछे रह चुका है। आपने कहा कि कूटनीतिक स्तर पे भी बातचीत होती आ रही है, लेकिन जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां पहुंचेंगे मॉस्को, हमें बताया गया है कि वो वांगी से मिलेंगे, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, और उन्होंने भी खुद कहा था कि मैं जी तो मुझे लगता है कि हमें याद रखना चाहिए कि ये उनकी पहली ऐसी मुलाकात है जब से ये LAC पे टेंशन्स बढ़े हैं अप्रैल के बाद। और दोनों नेताओं ने अभी तक बायलैटरल स्तर पे फोन पे बातचीत की है और शायद एक या दो बार बातचीत की है, लेकिन इस तरह से अलॉन्ग विद ऑफिशियल्स ये अब तक नहीं मिल पाए हैं। अब पिछले हफ्ते जब शायद बातचीत हुई थी कि ये दोनों मिलेंगे, तो ऐसे आसार थे कि सिचुएशन थोड़ा रिजॉल्व हो रहा है, कि टेंशन्स थोड़े कम हो सकते हैं, और फिर डिफेंस मिनिस्टर्स की जो बातचीत हुई थी वो शायद नाकामयाब थी, लेकिन उससे पारा टेम्परेचर थोड़ा कम जरूर हुआ था। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो हमने देखा है, पहली बार गोलीबारी हो रही है, पहली बार हमें बताया जा रहा है कि घंटों तक इस तरह का स्कफल दोनों साइड में हुआ है। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन कल के बाद भी ज्यादा गंभीर हो गई है और ये देखने लायक है कि ये जब दो मिनिस्टर्स मिलेंगे ये क्या कर पाएंगे। लेकिन सुहासिनी, मतलब बार बार ये स्टेटमेंट जरूर दिए जा रहे हैं, जयशंकर हो या विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला हो, कि जो सोल्यूशन है वो डिप्लोमेटिकली ही ढूंढा जाएगा। तो क्या वजह है ऐसे में कि जब हम भारत और चीन के बीच इतने फैनफेयर के बीच में फॉर्मल समिट्स होते हुए देखे हमने 6 साल में, इनफॉर्मल समिट्स होते हुए देखे 2 नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में, कि जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी इनिशिएशन को लेकर कोई सोच क्यों नहीं चल रही है? अब स्मिता, आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और अभी तक हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि नेता के स्तर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 18 बार मिल चुके हैं पिछले 6 सालों में। उनमें 2 ऐसे मीटिंग्स थे जो इनफॉर्मल मीटिंग्स थे, वहां 6-6, 8-8 घंटे उन्होंने साथ बिताए हैं, और कुछ तो हमें लगता था कि कोई किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच में इस तरह की बनी हो कि जब हालात इस तरह से बिगड़ जाएं तो एक दूसरे से बातचीत कर पाए। शायद गवर्नमेंट का ये मानना है कि जब टेंशन थोड़ा कम होगा तभी दोनों नेताओं को बातचीत करनी चाहिए। अभी तक ये भी क्लियर नहीं है, क्योंकि हमने अलग अलग बयान सुने हैं कि
ये जो LAC पे हो रहा है, हालांकि हमारी तरफ पे काफी स्पष्ट है कि जो LAC पे हो रहा है बगैर बीजिंग के, बगैर प्रेसिडेंट शी के अनुमति के, इस तरह की अग्रेशन चाइनीज PLA नहीं कर सकती अपने आप। लेकिन अभी तक चीनी तौर पे यही बताया जा रहा है कि ये एक लोकल तरह का मतलब स्कर्मिश है दोनों के बीच में। लेकिन जैसे ब्रिगेडियर सहगल ने कहा कि इतने सारे पॉइंट्स पे जो हमने देखा है चीनी सेना को आते हुए और मोबिलाइज करते हुए और अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हुए, इससे मैं जरूर कहूंगी स्मिता कि पिछले 4 महीने में जिस तरह से हालात बिगड़े हैं, अब तो 5 महीने के करीब होने वाले हैं, पहले की चीन और भारत के द्विपक्षीय संबंध जो हैं बिल्कुल मतलब एक तरफ हो गए हैं। अब ये टेंशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बन गए हैं दोनों के बीच में और बिगड़ते दिख रहे हैं। दूसरी ये बात है कि जो LAC है उस पे आप देखिए किस तरह से अनप्रेसिडेंटेड एक्शन हुआ है। एक तो गोलीबारी जो कल हुई थी, उसके पहले हमने गालवान पे देखा था पहले मृत्यु हमारे जवानों की 1975 के बाद, बल्कि LAC के इस सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में 1967 के बाद हमने इस तरह की मृत्यु नहीं देखी थी हमारे जवानों की एक्शन में। और अब हाल ही जो टिबेटन सोल्जर थे SFF के, जो एक लैंडमाइन पे शायद वो गिर गए थे और फिर उनकी मृत्यु हुई थी, या दूसरे बयानों के हवाले से और कोई किसी तरह से वो भी फौत हुए थे। तो मुझे लगता है कि आप अगर ये देखें अनप्रेसिडेंटेड एक्शन जो LAC पे हुआ है, इससे LAC अब जैसे ब्रिगेडियर सहगल ने कहा वहां के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मुझे लगता है कि अब अगले स्तर पे नेताओं को बातचीत करनी ही पड़ेगी, राइट, अगर डिप्लोमेसी से ये मसला हल होने वाला है। इनफैक्ट ब्रिगेडियर सहगल नहीं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट फॉर चाइनीज स्टडीज है और उसमें बहुत डिलिब्रेशंस होते हैं, वहां उन्होंने कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये थर्ड सिनेरियो है जब हाईएस्ट लेवल इंटरवेंशन की जो है स्थिति बन जाए और उसके बाद शायद जो है कुछ बात आगे बढ़ सके। लेकिन ब्रिगेडियर सहगल, जब हम रजांगला की बात करते हैं तो एज इट इज इंडियन मेमोरी में जो है उसकी काफी डीप स्कार्स है। 1962 की युद्ध की शुरुआत इसी एरिया से हुई थी। ऐसे में आज जब हम रजांगला में अब वापस से इतनी कॉन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त क्लैरिटी नहीं है, यहाँ एक मिलिट्री टू मिलिट्री जब कॉन्फ्रंटेशन हो ग्राउंड पर, आप डिप्लोमेटिक स्तर पर कुछ भी बात करते रहें, लेकिन एक सर्कमस्टांसेस की वजह से या इम्प्रॉम्प्टू हालात कब तेजी से बिगड़े इसका तो कोई गारंटी नहीं होता। उस पर जब गोली चलनी शुरू हो जाए, भले ही वो वार्निंग फायर शॉट्स क्यों ना हो, तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में ये हालात और तेजी से बिगड़ सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने जो 3 सिनेरियो आपको बताए थे, उसके अंदर जो प्रोवोकेशन, जो उकसाने वाला सिनेरियो है, वो इस समय मेरी तरफ से वो चल रहा है। और उकसाने वाला सिनेरियो के अंदर सिर्फ मोटी सी बात ये है कि 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया के जो एक्शन हुए हैं 29, 30, 31 तारीख को, उसने जो है पिछले 4 महीने का पासा पलटने में काफी एक रोल प्ले किया है। वो क्या रोल है? आप देखिए कि प्राइमरी जो अग्रेशन है, जो फ्यूजन है चीन का, वो था पूरा फिंगर उस इलाके में, फिंगर 8 से वो फिंगर 4 तक आ गए हैं और उसने बहुत ज्यादा अपनी वहां पे डिफेंसेस बना लिए हैं, हेलीपैड बना लिए हैं, सब कुछ बना लिया है। और वो एक उसकी एक प्राइम अचीवमेंट थी। एक अगर अब मैं पॉलिटिकली नहीं देखता, मैं सिर्फ फ्रॉम टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। ऑपरेशनली वो एक उनका बहुत बड़ा मजबूत, उन्होंने एक जगह क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारकुट हुआ, वहां से डिसएंगेजमेंट होगी। पगोंग से जो घोघरा हाइट्स है और जो देपसंग है, वहां पे सिर्फ हमारी पेट्रोलिंग रोकी गई है, कोई चीन की इतनी ज्यादा इंट्रूजन नहीं है वहां पे। और उसका कंट्रोल करने के लिए हमने 1-2 रेजिमेंट आर्मर की भेज दी हैं और ट्रुप्स भेज दी हैं, और वहां पे जो है बाय लार्ज जो है बैलेंस पोजीशन है। अभी ये जो यहाँ पे हुआ है, सडनली क्या हुआ है, चीन अपने आप को देख रहा है कि जो मेरे 3-4 महीने की जो पूरी काम है वो एकदम वो अंडरमाइन हो गया है, एक तरह से उसका पूरा पलटा पड़ गया है।
और वो इस चीज से बिल्कुल नाखुश है और वो चाहता है कि इंडिया किसी भी तरीके से विड्रॉ करे। उसके वो या तो, और वो क्या कर रहा है, एक सिंपल से तरीका होता है कि आप हमें फायर करते हो, दूसरे को करते हो, एक यंग जो होता है या कोई नया रूकी सोल्जर जिसको कहते हैं वो फायर कर देता है, 2 बंदे मर जाते हैं और हो जाते हैं, एक कोशिश करते हैं। परंतु चीन जानता है कि इतनी जल्द आसानी से एस्केलेशन नहीं हो सकती, तो मगर मद्देनजर रखते हैं तो इस समय क्लासिक प्रोवोकेशन स्ट्रैटेजी हमारे को उकसाने के लिए, और साथ ही साथ वो जो है अपना वो कर रहा है जैसे भी काम करते रहे। तो दोनों स्तर have you got my last comment? सर जी, ऑडियो की कुछ दिक्कत आ रही है ना यूट्यूब के स्टेशन से, जो अपने दर्शकों से माफी मांगना चाहूंगी अगर उनको कुछ यहाँ पर दिक्कतें हुई हैं इस वक्त इस प्रोग्राम की टेलीकास्ट में। लेकिन सुहासिनी, क्योंकि यहाँ पे कुछ दर्शक जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये पूरा मामला आखिर सरकार क्लियर क्यों नहीं कर रही है। कुछ लोगों ने पूछा, विनय उपमन्यु पूछ रहे हैं कि सरकार द्वारा चीनी मसले पर बताए जा रहे बात वो सब सच है या नहीं। एक जो सिचुएशन ऑफ डाउट्स बनी थी इनिशियल कम्युनिकेशन के बाद, आज की तारीख में हम चीनी स्टेट मीडिया की तरफ से निश्चित रूप से बहुत अग्रेसिव पोस्चरिंग देख रहे हैं और बहुत जो बयान आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा टफ एक्टिंग करने की कोशिश की जा रही है, मसल फ्लेक्सिंग की बात हो रही है। क्या इस वक्त सरकार की जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी नजर आ रहा है, उसमें आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं? देखिए, रहे थे कि चीन के अगर ये है भारत को किसी तरह उकसाया जाए तो चीन स्पेशली पिछले दिन में तो वो भी उसी का एक भाग है, उनके स्ट्रैटेजी का यही भाग है कि भारत किसी तरह से उसको उकसाया जाए ताकि हम एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ शायद जा सके। इसमें कठिनाई स्मिता मैं कहूंगी, जैसे आप पूछ रहे थे कि क्या भारत सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट निकल आ रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमें अभी तक ठीक से पता भी नहीं है कि चीन ये क्यों करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय सरकार को थोड़ा और स्पष्टि से कहना पड़ेगा कि उसे क्या लगता है कि ये किस मतलब डायरेक्शन में जा रहा है। अभी तक जो भी हमने सुना है जब पिछले हफ्ते तक, ये था कि भारत और चीन के बीच में जो संबंध है उनको फिर से एक बार जो जोड़ा जा सके डिप्लोमेसी के थ्रू और टॉक्स के थ्रू। लेकिन अभी तक हमें नहीं बताया जा रहा है कि भारत को क्या लगता है कि क्या होने वाला है। जहां तक मिलिट्री कम्युनिकेशन की बात है तो ब्रिगेडियर सहगल इस पे शायद बेटर बता पाएंगे कि क्या ये स्पष्ट हुआ है। मैं एक पत्रकार की हैसियत से कहूंगी कि अप्रैल के बाद हमें 2 महीने शायद हमने जाया कर दिए, क्योंकि अप्रैल शायद मिड अप्रैल 18 के करीब हमें बताया जा रहा है कि इंटेलिजेंस को पहले ये टिप ऑफ मिले थे कि चाइनीज सोल्जर्स मोबिलाइज हो रहे हैं। फिर मई 5 को पहला ये स्कफल हुआ। उसके बाद मई 16 या 17 को हमने सुना, हमारे आर्मी चीफ ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, LAC पर इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अब फिर गलवान का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ना कोई अंदर आया है ना कोई घुसा हुआ है। तो इस तरह के बयान जो हैं उससे लोग जाहिर है कंफ्यूज होंगे। और मैं आपके दर्शकों के भी जब सवालों से मैं देख रही हूँ कि यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या चीनी सेना भारत के अंदर कहीं आई है, LAC को क्रॉस कर गई है। अगर नॉर्थ बैंक की बात, कल तक नॉर्थ बैंक की बहुत बात हो रही थी कि फिंगर एरियाज में जहां पर चीनी सेना है वो वापस नहीं गई है। साउथ बैंक में अब क्या हो रहा है, जैसे ब्रिगेडियर सहगल हमें बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने कुछ पीक्स को फिर से कब्जा किया है, डोमिनेशन अब उस एरिया की भारतीय सेना कर रही है। इस तरह का हमें तो बिल्कुल कुछ मिल नहीं रहा है और शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये ऑपरेशनल डिटेल। लेकिन जो ऊपरी तौर से जो
भारतीय सरकार के जो बयान निकल रहे हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और मैं तो समझती हूँ कि ये कंसिस्टेंसी मतलब थोड़ी कम है। रीना सहगल, हमने ना इस मुद्दे पर बहुत सारे, ऑब्वियसली आपके जैसे हम काफी सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। जो जनरल हुडा का एक कहना बात था कि एक दिक्कत है जब आप डेप्सांग के स्टैंड ऑफ की बात करें या चूमर की बात करें, तो जब आप मिलिटरीली नेगोशिएशंस के लिए भी जाते थे टेबल पर, तो ये पता होता था कि सामने आखिर चीनी जो टीम है उसको चाहिए क्या। लेकिन अभी तक, जैसे सुहासिनी ने कहा, विदेश मंत्री अभी कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि चीनी सैनिक है अच्छी संख्या में, लेकिन क्यों है। क्या ये अभी पता भी है हमें इस टेबल पर कि आखिर सामने जो है चीनियों की व्हाट इज इट दैट दे वांट इन नेगोशिएशंस के जरिए? स्टेटस को एंटी अगर वो अग्रीएबल नहीं है, व्हाट इज द चाइनीज डिमांड एट दिस पॉइंट इन टाइम? Okay, I will hazard a guess, since ये इसके बारे में सरकार ने भी कुछ नहीं बोला, पर एज एन एनालिस्ट मैं बताता हूँ। तीन चीजें हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि चाइनीज अग्रेशन जो है वो एक तरह से अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन चाइनीज की डिप्लॉयमेंट थी वो एलएसी को आगे खसेड़ना चाहता है। 1959 एलएसी की अलाइनमेंट के ऊपर लाना चाहता है, और वो अलाइनमेंट ऐसे ही नहीं लाना चाहता। वो अलाइनमेंट के ऊपर लाने चाहने का मकसद ये है कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो लास्ट पीक लाइन, जो लास्ट रिज लाइन है, उसके ऊपर आ गया है। और उसके बाद जो है एक तरह से अगर आप दौलता बेग ओल्डी पे जाके देखें तो सामने चिपचाप वैली और सारा इलाका, करेक्शन, सारा जो है तिब्बतन प्लेटो साफ नजर आता है। तो आज तक जो था पहली और दूसरी रिज लाइन जो एलडीसी की थी, वो एक तरह से उनको एक तरह से हम उसको वर्ड करते हैं डिफेंस इन डेप्थ, मतलब हम आगे नहीं देख सकते थे, अभी हम देख रहे हैं। और अगर हम अपनी पोजीशन यहाँ पे सॉलिडिफाई कर लें, और दूसरा अगर हम गलवान की दूसरी तरफ जो हमने सड़क बना रहे हैं और उसको ले जाएं काराकोरम की तरफ, तो एक तरह से जो है तिब्बतन प्लेटो फॉर ऑपरेशनल रीजन becomes vulnerable to Indian offensives or Indian capacities of doing damage in terms of fire and control. Number 2, दूसरी बात ये है कि अमेरिका का फैक्टर स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैंने अपनी ट्वीट में भी लिखा, मैंने अपनी रिप्लाई में भी लिखा कि अभी इस समय जो है चीन एक रिपोर्ट आई थी इंटरनल चीन की कि वो देख रहे हैं कि अगर इंडिया और अमेरिका इकट्ठे मिल जाते हैं, इकट्ठे मिल जाने का ये नहीं कि अमेरिकन फोर्सेस यहाँ आ जाती हैं, परंतु अगर अमेरिका का फॉर एग्जांपल मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला इंडिया की तरफ आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि ये पूरा इलाका कम्स अंडर वन इंटीग्रेटेड ISR कवर, जिसको इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकॉनेसेंस कवर के अंदर आ जाता है। अगर ये कवर के अंदर आ जाता है तो पूरी चाइनीज मूवमेंट फ्रॉम वेस्टर्न चाइना टू द ईस्ट एशिया, टू ताइवान हो, सेंकाकू हो, साउथ चाइना सी हो, कहीं भी हो, दैट बिकम्स वन इंटीग्रेटेड पिक्चर फॉर द ओपोनेंट, फॉर दिस थिंग। चाइना इज वेरी कंसर्न। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, चाइना रिमेन्स अ कॉन्टिनेंटल पावर, वो अभी तक मैरीटाइम पावर नहीं बनी है। तो उसके लिए कॉन्टिनेंटल को सिक्योर करना उसके लिए एक लाइफ एंड डेथ इशू है। और इसलिए वो ये यहाँ पे पाकिस्तान को बुला रहा है, वो ट्राइलेटरल खड़ा कर रहा है हमारे अगेंस्ट नेपाल, पाकिस्तान, और कल म्यांमार होगा, अफगानिस्तान। सो सी द चाइनीज आर वेरी क्लियर कि इंडिया हैज टू बी ब्रॉट इन नॉच और 2 डाउन। और दूसरी बात है, Indo-US strategic partnership cannot be allowed to become so strong as to become a challenge, and India-China border becomes front. It's the biggest issue he is pushing on. And the third element is the internal element of Xi Jinping himself under pressure for various reasons, which you have read enough in the ICS Google group, so you understand that. So he's under tremendous pressure internally. The rectification campaign,
the way he is getting the police into it, और सबको देख के आपको, तो आपको ये 3-4 चीजें हैं, और एक तरह का माहौल जो है उसके लिए, and I'm not even talking about economic issues. So generally it is teach India lesson scenario. ओके, थ्रू इंडिया ऑल्सो मे बी कि वेस्टर्न पावर्स या वर्ल्ड को जो है अपनी डोमिनेशन को लेकर एक संदेशा दे सके। आखिरी कमेंट्स लूंगी सुहासिनी, और एक बार फिर से माफी मांगूंगी दर्शकों से, आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन शायद थोड़ा अनस्टेबल नजर आ रहा है, वर्क फ्रॉम होम के कुछ हैजर्ड्स होते हैं। सुहासिनी, ये क्या एक महज कोइंसिडेंस लगता है कि जिस दिन एसएफएफ के एक जवान की तस्वीरें सामने आती हैं, राम माधव एक ट्वीट करते हैं, उससे डिलीट करते हैं, और उसके बाद 7 सितंबर की रात को ये फायरिंग की वाकये की बात आती है, क्या उसे भी जो है रीड इन किया जाना चाहिए इनटू द मूड? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या सोच है, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि जो चीन की सोच है थोड़े मतलब लॉन्ग टर्म है। जैसे ब्रिगेडियर सहगल ये 3-4 चीजें कह रहे थे, तो शायद एक रिएक्शन एक फ्यूनरल पे शायद ना हो। हालांकि उस फ्यूनरल का महत्व काफी मतलब गंभीर है। भारत पहली बार ये कह रहा है कि तिब्बत से जो रेफ्यूजीज आए हैं उनको वो ट्रेनिंग भी दे रहा है। दे आर पार्ट ऑफ अ सीक्रेटिव फोर्स कॉल्ड द स्पेशल फोर्सेस, एसएफएफ जो बुलाया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट 22, उनके काफी कोड नेम्स भी हुआ करते थे। तो ये पहली बार कहा जा रहा है। हालांकि इस फोर्स को 1962 में रेज किया था इंटेलिजेंस एजेंसीज में। और जो ब्रिगेडियर सहगल ने कहा था उससे मैं बिल्कुल मतलब सहमत हूं कि ये 3-4 रीजंस हैं जो जिस वजह से चाइना शायद इस तरह का अग्रेसिव एक्शन ले रहा है। लेकिन मैं ये भी सोचती हूँ कि हमें इस पे गौर करना चाहिए कि क्या चीन के जो एक्शंस हैं, हमारे अपने सरकार के जो पिछले साल अगस्त 5 के एक्शंस हैं या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि चीन ये भी शायद उसकी ये भी सोच है कि भारत को किसी तरह प्रिएम्प्ट किया जाए, कि भारत इस जोन में, इस थिएटर में कोई ऐसा कदम ना ले पीओके की तरफ, अक्साई चिन की तरफ। और जो आज चीन का अग्रेशन है उसकी टाइमिंग मुझे लगता है वो पिछले अगस्त 5 और आर्टिकल 370 और वो सारे एक्शन से भी जुड़ा हुआ है। तो मैं बस इतना कहूंगी कि हमें एक तरफ से पूरी तरह स्टडी करना होगा कि चीन क्या क्या कहना चाह रही है, क्योंकि जाहिर है कि अभी तक द्विपक्षीय वार्ता में ये बाहर नहीं निकला है। शायद जब मिस्टर जयशंकर मिस्टर वांग यी से मिलेंगे तब ये चीजें थोड़ी स्पष्ट होंगी, और उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसका अंत क्या होने वाला है। क्योंकि अगर युद्ध ना भी हुआ, मतलब मैं नहीं सोचती हूँ, जैसे ब्रिगेडियर सहगल ने कहा कि ये इनेविटेबल है कि एक युद्ध होगा, लेकिन अगर युद्ध ना भी हुआ तो कुछ चीजें ऐसी बदल गई हैं कि हमें एक लॉन्ग टर्म सोच भी रखनी पड़ेगी। एक तो ये चीज है कि चीन भारत के संबंध, जो द्विपक्षीय संबंध है, बिल्कुल बदल गए हैं। दूसरी ये चीज है कि जिस तरह से हर दिन हम देख रहे हैं कि अब फायरिंग भी हो रही है, गोलीबारी भी हो रही है एलएसी पे, इतने सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं जहां पर मोबिलाइजेशन हो रहा है। क्या ये एलएसी एक एलओसी के तरफ जा रहा है, जहां पर हमें हर सेक्टर पे कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी? जो पहले था ये आइडिया की एक आध स्कर्मिश तो होती थी, लेकिन एलएसी वाज बाय एंड लार्ज पीसफुल। वो जो कंसेंसस है वो बिल्कुल टूट चुका है। Very quickly, Hasini, a related question. Very quickly, related question, क्योंकि इनफैक्ट कुमार गौरव हमारे ऑडियंस में ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या चाइना इंडियन इकोनॉमी को हिट करना चाह रहा है थ्रू, वो युद्ध चाह रहा है, इकोनॉमी को हिट करना चाह रहा है? हम ऑलरेडी पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत स्पेंड कर रहे हैं, और इनफैक्ट आप कुछ देर पहले हमारे साथ बातचीत में आप मजाक भी कर रही थी कि ऐसा शायद ये पहली बार हो रहा है कि एससीओ समिट में ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी होंगे। इस बार इंडियन मीडिया के दिमाग में उनका कोई जिक्र नहीं है, पूरा फोकस जो है वो चाइनीज डेलीगेशन पर है। तो साउथ ब्लॉक की चिंताएं हैं इस वक्त ये फ्रंट्स एक साथ ओपन अप होने की? आई थिंक अब ये एक चिंता नहीं है, एक स्ट्रैटेजी का मामला है कि अब जो भी भारत के चीन के साथ जो जिस तरह का एक्शन होगा उसमें पाकिस्तान से थ्रेट जो है एलओसी पे ये शामिल होगा। और अब अगर पाकिस्तान के साथ कुछ भी एक्शन हो तो मुझे लगता है हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि चीन भी अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख थिएटर ऑफ ऑपरेशन का एक हिस्सा बन चुकी है। और ये जो प्रश्न आपके दर्शक ने कहा था इकोनॉमी पे, मैं इतना जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं चीन का ये सोच है
कि भारत की इकोनॉमी अभी जिस तरह से लड़खड़ा रही है तो शायद उस पे एक हिट करना चाह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिर्फ इकोनॉमी पे हिट करना चाहती थी तो चीन दूसरी तरफ से यहाँ LAC पे ना आती। ओके, ब्रिगेडियर सहगल, फाइनल कमेंट्स ऑन द सेम क्वेश्चन, क्योंकि ये भी माना जा रहा है, अगर आप हमारी ग्रोथ रिकवरीज को देखें, इंडिया लुक्स टू बी एट द बॉटम ऑफ द ग्राफ राइट नाउ, और चाइना की रिकवरी तेजी हो रही है कोविड के इस दौर में। इफ वी हैव टू डिग इन आवर हील्स, फोर्सेस को वहां ज्यादा दिनों तक जो है ये लंबा चला, विंटर्स में स्टेशन करना पड़ा, किस तरह का कॉस्ट आप देखते हैं खुद हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के लिए? ओके, शॉर्ट आंसर, चीन इज टेस्टिंग पॉलिटिकल रेजिलियंस ऑफ इंडिया to be able to manage this challenge इस बैकड्रॉप में कि जब उसकी इकोनॉमी जूझ रही है, कोविड से देश जूझ रहा है, and it is in dire politically also they don't look at the whole situation. Internal political situation is also not deemed by their analysis is not deemed to be that positive for the country. So वो इन सब चीजों को देखते हुए एक वीक लीडरशिप की तरफ देख रहा है, परंतु उसकी प्रॉब्लम जो है कि जो लीडरशिप डिस्पाइट उसके जो भी करे, उसका रिजॉल्व जो है वो उसको जो नजर आ रहा है कि वो रिजॉल्व बिल्कुल नहीं टूट रहा। तो लीडरशिप रिजॉल्व रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज व्हाट इज बॉदरिंग हिम एट दिस पॉइंट इन टाइम। इकोनॉमिकली इंडिया विल मैनेज, politically India will manage, militarily he thinks India is weak, but India shall manage, and that is what his problem is. He has not seen this kind of Indian resolve, and he had not catered for this kind of Indian resolve. My last words. ओके सर, तो आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से चीन की जो चुनौती है उसमें जो भारत की प्रतिक्रिया रही है वो और ज्यादा ट्रिगर का काम इसलिए कर रही है क्योंकि चाइना इस वक्त इस महामारी के दौर में जहां दुनिया भर से इतनी आलोचना झेल रही है, उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वहां अपनी डोमिनेशन साबित करने में उसे कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है फोर्सेस के आमने सामने होकर। बहुत शुक्रिया सुहासिनी हैदर, ब्रिगेडियर अरुण सहगल, आप दोनों का ही हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, सवाल पूछे आपने, और साथ ही सत्य हिंदी के दर्शक, आप सभी का भी शुक्रिया। मेरे इस यूट्यूब स्टेशन पर हम उन कॉन्वर्सेशंस को आगे भी लाते रहेंगे जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है आपको नदारद नजर आए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।